करें जो थिएटराइजेशन का फाउंडेशनल आइडिया है उसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो क्या है? अब स्पेशलाइजेशन में इस पाकिस्तान के खिलाफ अगर कल लड़ाई होती है तो हमें लैंड फोर्सेस की भी जरूरत पड़ेगी। द आइडिया ऑफ थिएटराइजेशन इज द मोस्ट रेडिकल मॉडर्नाइजेशन रेवोल्यूशन ट्रांजिशन इन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। Basically, theaterization was started by US after World War II. अगर ऑलरेडी हम 1970 वॉर में और डोमेन्स में तीनों डोमेन यूज हो रहे हैं तो इस इंटीग्रेटेड और जॉइंटनेस का क्या इम्प्लीकेशन है? क्योंकि अगर माइंडसेट साथ में हो जाए तो हमारी सफलता हमें जरूर मिलेगी और जो सही देश के लिए होगा और राष्ट्र हित में होगा वही होगा। स्पेशल फोर्सेस से बहुत फैसिनेशन है लोगों को और लोग तो हीरो वर्शिप करते हैं उनके, पर उन पे क्या इम्पैक्ट होगा थिएटराइजेशन का? Warm welcome, Major General Yadav. A very warm welcome to you, Air Marshal Kapoor and Admiral Verma. Thank you for coming and for giving me this privilege to talk about this very important topic. I read somewhere that the idea of theaterization is the most radical modernization, revolution, transition in the armed forces of India after independence. So the question that arises in the mind of the layman is, what is theaterization? How does that work? And the basic foundational ideas of what is the difference between a theater and a front. Obviously, it involves a lot of discussion about how the three domains will work together. So let me just start that conversation with Major General Yadav. Sir, what is theaterization? कैसे समझा जाए theaterization को और उसके बेसिक्स के बारे में हमको जानने की क्या ज़रूरत है? देखिए, थिएटराइजेशन का डिक्शनरी मीनिंग है कि एक जोग्राफिकल एरिया, वो चाहे ज़मीन पर हो या समुद्र में हो या उसके ऊपर जो स्पेस हो, उसको हम एक थिएटर बोलते हैं। और जब इस थिएटर वर्ड को हम मिलिट्री पार्लेंस में जोड़ते हैं तो उसका ये मतलब हो जाता है कि हम उस जोग्राफिकल एरिया का या स्पेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम एक मिलिट्री कमांडर को दे रहे हैं ताकि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको अच्छी तरह से निभा सके। इसी के साथ में जब थिएटर होता है तो फ्रंट, जैसे हमारा समझने के लिए पाकिस्तान है, वो हमारा एक फ्रंट है। तो अगर हम उसको एक थिएटर के रूप में देखें कि उस पूरे फ्रंट पर एक आदमी उस चीज़ को देखेगा तो उस थिएटर का पूरा फोकस उस फ्रंट पर आ जाएगा। इस तरह से रिलेटेड है। और थिएटराइजेशन जब आप बोलते हो तो इसका मतलब आपने अपनी जो फौज का स्ट्रक्चर है उसको आप एक थिएटर मोड में ले जा रहे हैं। इसका मतलब आपने पूरे जो आपका देश है उसको वेरियस थिएटर्स में आप बांटेंगे आपके सिक्योरिटी थ्रेट के हिसाब से, और आप वो थिएटर्स बनाएंगे। अब इसके अंदर दो मॉडल्स रहे हैं, एक है जोग्राफिकल मॉडल, एक है फंक्शनल मॉडल। जोग्राफिकल मॉडल का मतलब ये है कि जब आप एक एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, अगर हम समझने के लिए देखें कि यूएस ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, क्योंकि वो पूरे दुनिया पे डोमिनेशन रखना चाहता था, तो उसने पूरे ग्लोब को 6 हिस्सों में बांटा और उसने 6 जोग्राफिकल कमांड्स बना दिए। जैसे इंडो पैसिफिक कमांड है, सेंट्रल कमांड है, अफ्रीका कमांड है, एक ही हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि फंक्शनल, कि जो रिसोर्सेज हमारे पास कम हैं उसको आप सेंट्रल रखिए और ज़रूरत पड़ने पर थिएटर कमांड्स को दीजिए। जैसे स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस है, साइबर फोर्सेस हैं, इस तरह की जो फोर्सेस हैं उनको आप सेंट्रल भी रख सकते हैं। तो यूएस और चाइना दो बड़े मॉडल हैं आज की तारीख में। यूएस जोग्राफिकल कमांड और फंक्शनल मॉडल के कॉम्बिनेशन पर चल रहा है, उसी तरह चाइना ने अभी अपने रीजनल कमांड्स को करके थिएटर कमांड्स बना दिए हैं, और अब इंडिया भी इस चीज़ के बारे में सोच रहा है। सो ये एक थिएटराइजेशन का कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा। दो चीज़ें मैं सिर्फ आखिर में बोलना चाहता हूँ कि यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक आदमी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सिनर्जी ऑफ एफर्ट मतलब सारे रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करना मिला के, ये दो बड़े वॉर विनिंग प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप उनको इकट्ठा करेंगे तो आपको लड़ाई में जीत हासिल होगी, और थिएटराइजेशन इसी लाइन पर एक प्रोग्रेशन है। Basically, theaterization was started by US after World War II, and they realized that as a unipolar in a unipolar world, how will they undertake operations well beyond their shores? So they created these theaters. Theaters, they went geographical.
theaters could be geographical or threat-wise. It just depends on what that nation wants to do and how do they want to do it. Most other countries, there are about 32 countries who have adopted this kind of unified command structures. And if we see, most of these countries are aligned with the United States. There are very few countries. If we see, only Russia has now gone into 4 theater commands and China has gone into 5 theater commands. Yes, I believe, sir, if I'm correct, China started theaters 2015. Yes. And Russia did that in 2010. Yes. And the United States did it in 1986 with the Gold Water Gold Protocol. Basically, theaterization is primarily nothing but bringing on, first is understanding the threat and then providing resources to meet that threat. Then we come to whether it is joint or integrated. Right. Jointness has always been there. We have been coordinating, all 3 services coordinated, and the biggest example is how we won the 71 war. We never had a theater then. But today, with the change in the technology and the way wars are going to be fought in future, in a multi-domain environment, it is very, very important that the synergy between services improves and we are able to utilize resources more efficiently. Right. And so, depending on the threat that we face from our adversaries or in a geographic area, we have to create a theater there so that the resources are proportionate to the threat. In the front part, as it was alluded to earlier, front we have always thought it is against a particular country, but it could be divided geographically depending on the terrain or otherwise. So front is where the battle would be fought. So the front is geographical. Is geographical. Both are geographical. Theater is geographical, front is geographical. In the front, it could be in a single dimension or in 3 dimension. Right. Whereas in a theater, it will always be 3 dimensional. Like for instance, the 1971 war had 2 domains primarily, Navy and the Army. No, it has 3 domains. It has 3 domains. In the Air Force. It had the surface domain, there is a land domain, the air domain, and the maritime domain. All 3 domains fought jointly. Jointly. Yes. And so all 3 domains were there. But with the evolution of technology, the space and cyber have come. Have. So these 2 domains are now have to be integrated. And in fact, all 3 services are utilizing various domains. It is not that the Air Force utilizes only air domain. Air Force is utilizing all domains. It is fighting in all domains. And so if that be the case, then the synergy is required between all 3 services so that the resources can be better utilized. Admiral Ghormade sir, my question is, अगर already हम 1970 war में और domains में 3 domains यूज हो रहे हैं हर जगह, तो इस integrated और jointness का क्या implication है और why is it so important and why has it arisen now? No, I don't think it has arisen now. It has always existed. Jointness, like example given was the 1971 war. The 3 services fought together. They planned together. They worked together. In fact, even all plans of Army, Navy, Air Force were presented together to the Prime Minister at that particular time in presence of each other. And everybody knew what they were doing. And that's why we had such a victory, because we did work. Obviously, there will be, in every war or any campaign, there will be lessons learned, which we learn. And we learn and come back and introspect and come out with this thing. So just to add what General and the Marshal said was that we have resources, and joint application of force is achieved by a theater. So theater is meant for that. It will have the geographical dimension, it can have a domain specific, it can have the issues other. But the most important is how the resources which are made available to a theater commander can apply these together to achieve a desired end state. And what is required? A victory. And that is what the whole purpose of is theater.
And in theaterization, we are looking at integration. Integration. Jointness is coming together. We have been having joint operations. There are Army, Air Force joint operations, Air Force, Navy joint operations, Army and Navy, and we have been doing amphibious operations together. So we have been doing that. We do maritime operations where the Air Force comes in, the Army comes in. So we have been doing those together and we work together to that extent. But now it is integration. Integration is that each of us understands each other's operations so well, which we've done in specific things. But more and more, what has happened, there is warfare has been dynamic and there's so much of advancement in the warfare. And it is changing. And you see the present state of warfare now, where whether it is Russia-Ukraine war or it is the Israel-Hezbollah, whatever has happened, it has gone into a asymmetric warfare. It has gone into a distributed warfare. There's a distributed maritime warfare. There's a distributed land warfare. There are so many things happening. So in that particular stage, if you have a commander who knows everything and who has the resources, he will be able to take better decisions, faster decisions, and will come to it. Okay. And the most important finally will be united we stand, divided we fall. That will stand good everywhere. So I think that is the whole purpose of coming together to achieve whatever we want to achieve for our nation. Yes. ये क्वेश्चन जनरल यादव मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उसके बाद आई वांट टू डायरेक्ट इट टू एयर मार्शल कपूर एंड एडमिरल घुरमाड़े. सर, एक हाथ पे तो हमारे पास है स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, जो कि कहता है कि स्पेशलिस्ट आर द बेस्ट पीपल फॉर द पर्टिकुलर जॉब, और दूसरे हैंड पे हमारे पास है जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन, और जो जिसकी हम बात करें जो थिएटराइजेशन का फाउंडेशन रह गया है. सर, मैं जानना चाहता हूँ कि जो डोमेन है, लैंड डोमेन, उसकी जो स्पेशलाइजेशन है, जो उसकी यूनिकनेस है, वो क्या है और वो थिएटराइजेशन में कैसे प्ले आउट करेगा. देन आई वांट टू आस्क द सेम क्वेश्चन टू द अदर इंटरव्यू. ठीक है, मैं थोड़ा इस चीज़ को एक दूसरे तरीके से समझाना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जो वॉरफेयर है वो सिर्फ ज़मीन पर, हवा में या समुद्र पर नहीं लड़ा जाता. एक ही समय पे ये तीनों भी एक्टिवेट होंगे और इसके अलावा साइबर स्पेस, एरोस्पेस और काफ़ी सारी डोमेन्स, जिसको हम डोमेन्स बोलते हैं, सब में एक साथ एक्टिवेट होगा. जी. एक्टिवेट कुछ लड़ाई से पहले और कुछ एक्चुअल लड़ाई के दौरान. इसलिए हमें इस चीज़ में समझना होगा कि डोमेन काफ़ी सारे हैं लेकिन लड़ाई तो एक ही होगी. ठीक बात. ठीक है. तो ये जो हम थिएटराइजेशन की आज बात कर रहे हैं, ये हम किस लिए कर रहे हैं कि जो हमारा एक खतरा है या जो एक एडवर्सरी है, हम उसको होलिस्टिकली एक साथ एक कमांडर डील कर सके. तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी अलग हैं लेकिन एक साथ मिली जुली हैं कि थिएटर एक कमांडर, एक फ्रंट, उसको जो रिसोर्स दिए उसमें वो कामयाब हो सके, और उसको एक ही समय पे थिएटर कमांडर को अलग अलग डोमेन में लड़ाई करनी पड़ेगी. ठीक है. सो जो आपने मेरे से सवाल पूछा कि थिएटराइजेशन का, वो मैंने क्लियर आपको किया. जैसे अभी हम सोच रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हमारा एक एडवर्सरी है तो एक थिएटर उस पाकिस्तान के अगेंस्ट हमें बनाना चाहिए. लेकिन स्पेशलाइजेशन की जहाँ पर बात आती है, अब स्पेशलाइजेशन में इस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर कल लड़ाई होती है तो हमें लैंड फोर्सेस की भी ज़रूरत पड़ेगी, हमें एयरफोर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी. अगर हम मकरान कोस्ट लेते हैं तो उस पर हमें नेवी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, साइबर स्पेस सब की ज़रूरत पड़ेगी. उसमें जो फोर्सेस हमारे पास हैं, हर एक की अपनी अपनी काबिलियत है या स्पेशलाइजेशन है. तो वो जो टुकड़ियां हैं वो इस थिएटर कमांडर को मुहैया कराई जाएंगी, उनको एलोकेट की जाएंगी, बिगिनिंग में या बाद में एलोकेट की जाएंगी, ताकि वो सभी डोमेन्स में एक सिनर्जी या उन सबको जोड़ के एक अच्छी तरह से अपना स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर सके ताकि लड़ाई में जीत हासिल हो सके. दैट्स हाउ मैं समझता हूँ इस बात को. सर, ए डोमेन के बाद आपका जो प्रश्न था उसमें दो कंपोनेंट में समझता हूँ. एक तो डोमेन है और दूसरा एक्सपर्टीज है. जी. कोई भी सर्विस एक सिंगल डोमेन में नहीं लगती है. सारी सर्विसेज मल्टीपल डोमेन्स में काम करती हैं. जहाँ तक एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, एक्सपर्टीज़ ज़रूरी है. एक्सपर्टीज़ के बिना
आप अपना जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। उससे पहले एक अच्छा प्लान भी नहीं तैयार कर पाएंगे अगर आपके पास एक्सपर्टीज नहीं। तो तीनों सर्विसेज की जो इंडिविजुअल एक्सपर्टीज है वो ज़रूरी है अगर हम अब इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की बात करते हैं, क्योंकि एक थिएटर कमांड में कमांडर किसी भी एक सर्विस का हो सकता है। उस कमांडर को जो एक्सपर्ट एडवाइस है वो तीनों सर्विस के या जो साइबर एक्सपर्ट है या जो स्पेस एक्सपर्ट है उसको मुहैया करानी पड़ेगी। जी सर। तो एक्सपर्टीज हर सर्विस को अपनी अपनी डेवलप करनी पड़ेगी जी। और उसी एक्सपर्टीज के हिसाब से जो थिएटर कमांडर पहुंचा है 35 साल की या 36 साल की सर्विस के बाद, उसके पास उसने जो इतने सालों तक इंटरेक्ट किया है बाकी सर्विसेज के साथ, जी सर, वो उसको इतनी एबिलिटी देगा कि जो एडवाइस उसको सब जगह से मिल रही है उसको वो कैसे फ्यूज़ करे और कैसे उसको यूज़ करे डिसीजन मेकिंग के लिए। तो जब वो एक ऑप्स रूम में बैठा होगा तो उसको सब तरफ से एडवाइस आएगी और ये एडवाइस एक्सपर्ट होनी चाहिए। Right. कि भाई इस समय मेरी एडवाइस आपको ये है जिससे कि एक अच्छा डिसीजन लिया जा सके। तो डोमेन स्पेसिफिक जाने की जगह अगर हम सर्विस स्पेसिफिक जाएंगे और हम बोलेंगे कि ये सही एडवाइस है और एक्सपर्टीज उसमें गेन हो गई है, क्योंकि सब सर्विसेज अपने आप को एक एक्सपर्ट बनाने की कोशिश में रहती हैं। तो एक्सपर्टीज हैं उन्हीं है जो, जैसे कि एयरफोर्स है, एयरफोर्स की एक्सपर्टीज है, जैसे इस देश ने कहा है इस देश की एयर डिफेंस का जिम्मा एयरफोर्स के ऊपर। तो अगर हम एयर डिफेंस की बात करते हैं तो एयरफोर्स की एक्सपर्टीज होनी चाहिए और एयरफोर्स एक्सपर्टीज है तो जो भी क्वेश्चन आएगा एयर डिफेंस के ऊपर वो एयरफोर्स के पास ही आना चाहिए और एयरफोर्स में इतनी नॉलेज और स्किल होनी चाहिए कि वो उसका सही एडवाइस दे सके और जवाब दे सके। तो उसी तरह से अगर मैरीटाइम वॉरफेयर होगा तो मैरीटाइम एडवाइस नेवी की तरफ से आएगी। जी सर, एक फॉलोअप क्वेश्चन जो कि मैं एडमिरल गोरमार से पूछना चाहता हूँ। आपने कहा सर कि एडवाइजरी रोल हो जाएगा उस स्पेशलाइजेशन का। इज दैट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिएटराइजेशन की जो स्पेशलाइजेशन है वो एडवाइजरी हो जाएगी और जो इंटीग्रेटेड कमांडर होगा उसके पास होगी एक्चुअल अथॉरिटी टू टेक और नॉट टेक दैट एडवाइस? ये है कि एडवाइस मीन्स सब तरह के स्पेशलिस्ट होंगे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, और जिस डोमेन में या जहाँ पर भी जो युद्ध है या जो लड़ाई हो रही है और जिस स्थिति में हमें किसकी काबिलियत की ज़रूरत है तो वो वाला एडवाइस वो एक्सपर्ट देगा, उसकी बात कर रही है। तो इसमें ये नहीं कि इट इज़ एन एडवाइजरी रोल, एवरीबडी एज ए डेफिनेट रोल में सबका एक एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें, क्योंकि जैसे जनरल साहब ने भी बताया कि युद्ध एक लैंड डोमेन में नहीं होगा, एयर डोमेन एंड मैरीटाइम पर। लेकिन मैं आपको ये डोमेन के बारे में जो आपने पूछा था ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैरीटाइम डोमेन में क्या है, ओशंस आर ग्लोबल कॉमन्स। हाँ, ओशन में ये सॉवरेंटी नहीं है, देयर आर नो बॉर्डर्स एंड फेंसेस ऑन द ओशन। मीन्स हम ये नहीं कर सकते। लैंड पे एक ये चीज़ है कि सॉवरेंटी होती है कि एक फेंस होगी, बॉर्डर होगी और उधर तक हमारी सॉवरेंटी है। यू क्रॉस अहेड, यू आर इन द एनिमीज लैंड एंड समबडी एंटर्स योर लैंड, यू आर देयर। सिमिलरली एयर में देयर इज ए एयर ट्रैफिक कंट्रोल एंड देयर इज एन एयर डोमेन वेयर बियॉन्ड अ पर्टिकुलर रे इट इज़ योर जुरिस्डिक्शन। लाइक एयर डिफेंस इज इन दी बाय द एयर फोर्स इज विद इन दी AIZ, ADIZ, एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन, तो उसमें कर लेते हैं। बट बियॉन्ड दैट it is not your purview, it is beyond, no, it is nobody's land for air. पर land में above the land it becomes his sovereign area, whereas in maritime the moment you leave harbor हमारे टेरिटोरियल वाटर्स है 12 नॉटिकल, उसके बियॉन्ड इट्स ए ग्लोबल कॉमन्स। एंड जो शिप्स जो आ रही हैं वो अगर हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में भी आ गई दुश्मन की और कहेगी कि मैं इनोसेंट पैसेज कर रहा हूँ तो उसको आने देना पड़ता है हमें। तो इसके लिए ये वाला जो डोमेन है ना वो समझना बहुत ज़रूरी है, मैरीटाइम डोमेन। अभी हमारे लैंड पे हमारा पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान और चाइना, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न, लेकिन मैरीटाइम में हमारे पड़ोसी देश हैं सारे देश जहाँ समुद्र है। अमेरिका हमारा पड़ोसी देश है, इज ए मैरीटाइम नेबर, डिस्टेंस होगा, बट ऑल नेशंस who are connected with sea are our neighbors, and therefore a maritime domain extends in that manner
आई मीन्स वो समझने की मैं ये कि डोमेन की बात करनी चाहिए तो वो करने की नहीं. सो इट डजंट मीन दैट लैंड एंड एयर इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स मच मोर, बट द वे टू अंडरस्टैंड हाउ इज ए मैरीटाइम डोमेन डिफरेंट, दैट इट्स वी इज टू गेट. तो चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाइना का पॉइंट ऑफ व्यू कनेक्टेड टू द थिएटराइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कनेक्टेड टू द एयर डोमेन. Sir, what is your input about it, or how would it play out? See, role of Air Force or air domain in countering China does not change whether it is theater command or otherwise. Air will always be if you have seen most of the wars now, you would have realized even in the Ukraine-Russia war, that Russia initially used the air power and thereafter it did not use the air power consistently. And that is one of the reasons why the war has just stretched. So air power will continue to play the initial part of and primacy of operations to ensure on any front or any theater. And the basic issues that will come up is that how we employ the air power. I think Eastern Ladakh crisis provided a great insight into how offensively the air power can be employed. We very, very rapidly moved forward. We rapidly deployed, and it gave a clear signal to the adversary that we mean business. So that is the essence of air power. It is the rapidity, the flexibility, and the offensive capability, and the vertical envelopment, which are the basic characteristics of air power. And whether against China, air power will play even more important role, primarily because of the fact that जितनी भी हमारी एयरफील्ड्स हैं जो चाइना को फेस करती हैं वो प्लेन्स में, और जितनी भी चाइनीज़ एयरफील्ड्स हैं वो सब 3 किलोमीटर एलिवेशन के ऊपर है. जैसे ही एलिवेशन हाई होगा, एयरफील्ड्स की ऊंचाई ज़्यादा होगी, वहाँ की हवा थोड़ी रेयर हो जाती है. और रेयर हवा में हम लोग जानते हैं, जैसे अगर हम ले जाएं और थॉइस जाएं और हाई ऑल्टीट्यूड पे जाएं तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है. तो वो जो इंजन परफॉर्मेंस है एक जेट इंजन की, वो इफेक्ट होती है. तो वो लोग उतना लोड कैरी नहीं कर सकते वहाँ से, और उनका जो वेदर कंडीशंस है वो भी उतना फेवरेबल नहीं है जितना हमारे लिए. तो एयर पावर चाइना के अगेंस्ट विल बी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ चॉइस फॉर एनी नेशन. एंड वी विल बी एबल टू हैव मच हायर weight of attack, much faster sortie generation, and all weather and day-night sortie generation. Right. And so, irrespective of whether it's a theater or not, the air power will continue to play the most important role against any adversary. My question to General Yadav sir is about the CDS. Sir, CDS क्या उतने empowered हैं या उतने enabled हैं कि वो आगे थिएटराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट एकदम फ्रूटफुली इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और अगर नहीं तो फिर क्या चेंजेस की ज़रूरत है उसमें? देखिए, CDS की जो अपॉइंटमेंट सरकार ने 1 जनवरी 2020 से लागू की थी, उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच रही है, क्योंकि जो हमारी कारगिल रिव्यू कमेटी कारगिल युद्ध के बाद बैठी थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बैठे थे, उन सबकी रिकमेंडेशन थी कि तीनों आर्म फोर्सेस को एकजुट काम करने के लिए हमें एक CDS के अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है. सरकार ने थोड़ा टाइम लगाया, लेकिन अब उन्होंने उस पोजीशन को बना दिया है, और पिछले 4 साल से तकरीबन इस पर काम चल रहा है. और CDS ने ये जो थिएटराइजेशन का प्रपोज़ल इन कंटिन्यूएशन दिया है, वो हमारे देश और फ़ौज के लिए अच्छा है. अभी जो CDS को उन्होंने मैंडेट दिया है वो ठीक है, लेकिन मेरी समझ में कि CDS अभी परमानेंट चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, लेकिन वो उनको ऑपरेशनल कमांड नहीं दी गई है. वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में तीनों चीफ्स के ऊपर हैं, लेकिन उनके पास आज की तारीख में ऑपरेशनल कमांड नहीं है. तो ये एक बड़ा गैप है CDS के अपॉइंटमेंट में और थिएटराइजेशन में, कि कल को जब थिएटर बन जाएंगे तो थिएटर कमांडर किसको रिपोर्ट करेगा, ये इस सवाल का अभी जवाब नहीं दिया गया है. ठीक है.
और ये एक बड़ी अड़चन हो सकती है। इस चीज़ में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि कुछ बात चल रही है कि थिएटर कमांडर्स COSC टाइप की किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करेंगे, या वो डायरेक्टली रक्षा मंत्री को रिपोर्ट करेंगे, या CCS को रिपोर्ट करेंगे। ये अभी डिबेट चल रही है। इस चीज़ में हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, और वो समझने का तरीका ये है US मॉडल से। US मॉडल में उन्होंने 6 जोग्राफिकल कमांड्स बनाए जो कि पूरी ग्लोब को कवर करते हैं, और उनका जो बॉस था वो चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ था। इसका मतलब फौजी था, जो CDS के इक्विवेलेंट आप मान सकते हो उसको। उसमें US ने एक कमी पाई अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। वो कमी क्या थी? जो US के थिएटर कमांड्स हैं वो एक ग्लोब के पर्टिकुलर एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, जिसका कंट्रोल पॉलिटिकल मास्टर के पास होना चाहिए। क्योंकि सेंट्रल कमांड में इंडिया में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, वो मिलिट्री कमांडर डिसाइड नहीं करता। मिलिट्री कमांडर सिर्फ एग्जीक्यूट करता है। इसलिए जो उसका कंट्रोल उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के पास था, वो एक तरह से गलत था, और उसको उन्होंने गोल्डवाटर निकोलस एक्ट के तहत ठीक किया और थिएटराइजेशन करें। तो नहीं, थिएटराइजेशन तो पहले से ही थी, लेकिन उन्होंने थिएटर कमांडर्स का जो कंट्रोल था ऑपरेशनल वो चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ से निकाल के और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को दिया। क्योंकि उनके जो ग्लोबल थिएटर कमांड्स हैं वो पॉलिटिकल मैंडेट पे काम करते हैं। वो अपने कंट्री के लिए काम नहीं कर रहे, मतलब कंट्री के डिफेंस के लिए काम नहीं कर रहे, वो ग्लोबल मैंडेट के लिए काम कर रहे हैं। तो एक ये है। दूसरा है चाइना का मॉडल ले लीजिए। चाइना ने अभी पहले 7 मिलिट्री रीजन थे, अभी उन्होंने 5 थिएटर कमांड्स बना दिए, लेकिन उनका कंट्रोल सेंट्रल है। क्योंकि उनका जो काम है वो अभी एक्सपीडिशनरी नेचर में नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ अपनी कंट्री और उसके पेरिफेरी पे जो काम हो रहा है उसको देख रहे हैं। तो उन्होंने अपना कंट्रोल सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के पास रखा हुआ है। दोनों मॉडल्स को आज की तारीख में इंडिया में लेके आते हैं, तो इंडिया का जो थ्रेट है वो हमारा थ्रेट है अपनी इंटीग्रिटी का, अपनी सेफ्टी का, ठीक है। लेकिन हम ये डिसाइड नहीं किया हमने अभी तक कि ये जो थिएटर कमांडर्स हम 2, 3, 4 जो भी बनाएंगे कि उसका कंट्रोल किसके पास होगा। मेरे ओपिनियन में, क्योंकि हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं, हम यूनिटी और इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मेरा मानना यह है क्योंकि हमें मिलिट्री को हमें ऑपरेशनल इफेक्टिव रखना है, तो जो थिएटर कमांडर्स हैं दे शुड रिपोर्ट टू द CDS, बिकॉज पॉलिटिकल मास्टर्स का कंट्रोल तो है ही, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो CCS कैन ऑलवेज गिव डायरेक्शन, द रक्षा मंत्री कैन ऑलवेज गिव डायरेक्शन, लेकिन क्योंकि हमें तीनों थिएटर कमांड्स को मिलके एक इंटीग्रेटेड बैटल फाइट करना है, तो ऑपरेशनल कमांड CDS के पास होना चाहिए था। दैट इज़ व्हाट आई हैव रिटन ऑल्सो, दैट अनेबल द अनेबलर। आपने CDS की अपॉइंटमेंट क्रिएट की थिएटराइजेशन के लिए, लेकिन उस थिएटराइजेशन को कारगर बनाने के लिए अगर आप CDS को एम्पावर नहीं करोगे, अभी क्या चल रहा है, अभी वो कंसेंसस से काम कर रहे हैं। 7वां साल चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2016 में इस चीज़ को इनिशिएट किया था कि हमें मेजर चेंजेस चाहिए। आज 8वां साल चल रहा है। ये सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि हमने अनेबलर को उतना एम्पावर नहीं किया कि वो डायरेक्शन दे के काम कर सके, ठीक है। अभी वो कंसेंसस से काम कर रहे हैं। ये कंसेंसस थिएटराइजेशन के मॉडल तक तो काम करेगा, लेकिन उसके बाद अगर CDS को हमने अनेबल नहीं किया, उसको हमने ऑपरेशनल कमांड और एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड नहीं दी, तो इसमें हमें दिक्कत आएगी। सो दैट इज़ द थिंग विच आई वांट टू स्टेट। दूसरा कि हम थिएटराइजेशन को कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो पहला स्टेप तो मैंने आपको बता दिया, अनेबल द अनेबलर। जो दूसरा स्टेप है, अभी हम कह रहे हैं कि कल को जयपुर में हम थिएटर कमांड खड़ी कर देंगे या लखनऊ में कमांड खड़ी कर देंगे, मेरे हिसाब से वो गलत होगा। बच्चे के पैदा होने से पहले घर में वो सारी तैयारियां कर लेनी चाहिए जो बच्चे के जन्मदिन पे हमें ज़रूरत पड़ेगी। थिएटर कमांड एक बच्चा है, नया बच्चा जो पैदा हुआ, ठीक है, उससे पहले हमें सारी वो तैयारियां कर लेनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से 3 स्टेप में ये काम होना चाहिए। पहला, हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, मिलिट्री सिक्योरिटी स्ट्रेटजी
और थिएटराइजेशन को जो विजन डॉक्यूमेंट है, ये तीनों सबसे पहले बनाने चाहिए और उसको प्रमलगेट करना चाहिए कि ये डिसीजन हो गया। अब इसको हम 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, जितने भी पीरियड के ऊपर हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं हम करेंगे, लेकिन अब इसमें कोई रद्दोबदल या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इस विजन डॉक्यूमेंट से सबसे पहला जो स्टेप लेना चाहिए कि हमारे अभी हेडक्वार्टर्स हैं, हेडक्वार्टर आईडीएस है, तीनों सर्विस हेडक्वार्टर्स हैं, 4 अलग अलग चीज़ें हैं। जब हम इसको इंटीग्रेटेड मॉडल में लाना चाहते हैं तो हमें इन हेडक्वार्टर्स की रूपरेखा में एक चेंज लाना पड़ेगा ताकि सब यूनिटी से काम करें। मेरे ओपिनियन में हेडक्वार्टर आईडीएस को हमें और एम्पावर करना पड़ेगा क्योंकि वो सीडीएस को सपोर्ट करेंगे या सीओएससी को सपोर्ट करेंगे। सर्विस हेडक्वार्टर्स पर से इंडिविजुअल सर्विस हेडक्वार्टर की अहमियत थोड़ी कम होगी क्योंकि अभी आप थिएटर कमांडर ले आए हैं ऑपरेशनल एस्पेक्ट के लिए, तो इसलिए इस चीज़ को दूसरा करना पड़ेगा। तो इस पूरी रद्दोबदल को मैं जो बोल रहा हूँ, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द हेडक्वार्टर्स so that they integrate easily and can work in a unifocal direction। उससे अगला जो स्टेप हमें करना है वो है कि आज की तारीख में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की ट्रेनिंग की, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स की और एडमिनिस्ट्रेटिव की और HR, 4 चीज़ें अलग अलग दिशा में हैं या अलग अलग हैं। जब अगर कल को हम थिएटर कमांड के नीचे तीनों सर्विसेज के एलिमेंट्स को डालना चाहते हैं तो हमें इन 4 चीज़ों को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग को, ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव को और HR पॉलिसीज़ को, ताकि हम सभी को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को एक नज़र से और एक तरीके से डील कर सके। इसी लाइन में एक स्टेप लिया भी जा चुका है, दैट ISO जो एक रूल बनाया है कि अगर कोई किसी एक कमांडर के नीचे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के तीनों के मैन पावर है तो वो उनके बेनिफिट के लिए या उनके डिसिप्लिन के लिए या उनकी उसके लिए एक्शन ले सके। वो स्टेप एक ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका है। तो इस तरह के हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। और जो लास्ट स्टेप है, जब ये सारा कुछ हो जाए उसके बाद आपको थिएटर कमांड अनाउंस करना चाहिए कि क्योंकि थिएटर कमांड में हमें कुछ बनाना नहीं है, सब कुछ पहले से ही है। हमें सिर्फ ये बोलना है ये 10 आर्मी के फॉर्मेशंस, ये 2 एयरफोर्स के फॉर्मेशंस, ये 2 नेवी के फॉर्मेशंस इस थिएटर कमांड के नीचे आपने हेडक्वार्टर खड़ा करना है, अगले दिन से काम शुरू हो जाएगा बिकॉज सब कुछ पहले से ही तैयार है। सो आई फील दैट शुड बी द लॉजिकल प्रोसेस ऑफ थिएटराइजेशन जो कि अभी हमारा होना बाकी है। तो पहले अनाउंसमेंट, फिर इंटीग्रेशन एट द हायर लेवल and then announcement of the theatre command. I think General Yadav has brought out everything in a very, very articulate manner, but I have a few things to add or amplify. One is, अभी तक हमारे चीफ्स का रोल रहा है ऑपरेशनल, और थिएटर कमांड क्या होगा, एक थिएटर कमांड हेडक्वार्टर क्या होगा, एक थिएटर कमांड हेडक्वार्टर का काम क्या होगा। तो अगर हम सोचते हैं कि एक लीन और मीन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, तो बेसिकली थिएटर कमांड दूसरे देशों में जाए तो क्या करते हैं वो प्लान और एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब प्लानिंग होगी और डायरेक्शन होगा और एग्जीक्यूशन कोई तीसरा करेगा। तो जैसे हमने बोला कि 3 कमांड हैं, अगर हम नॉर्दर्न नेबर को देखें तो वो 3 कमांड रहेंगे नहीं रहेंगे, वो सब चीज़ें अभी डिस्कस होंगी। तो फाइनल जो कंटूर निकल के आएगा उसमें ये सब क्वेश्चंस भी डिबेट करे जाएंगे कि चीफ्स का रोल क्या होगा, कि सिर्फ वो रेस ट्रेन सस्टेन करें या वो एडवाइस देंगे, उनकी एडवाइस की कहाँ पर वैल्यू होगी, और CDS का रोल क्या होगा कि सिर्फ थिएटर कमांडर से CDS टू रक्षा मंत्री होगा। तो ये चीज़ें अभी भी डिबेट में है। और मेरा सोचना ये है कि जो चीफ्स की अभी तक की एक्सपीरियंस है और जो काम है उसका जो वैल्यू एडिशन वो ऑपरेशनली दे सकते हैं, उसको किसी तरह से सिक्योर रखना चाहिए हमको अपने फ्यूचर में, जिससे कि एक बिल्कुल वैल्यू एडेड और एक कंप्लीट एडवाइस हमारे गवर्नमेंट को मिले, जिससे कि एक डिसीजन मेकिंग
एकदम साउंड हो। तो और इम्प्लीमेंटेशन जहाँ तक है, मेरे हिसाब से लीन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, छोटा सा होना चाहिए हेडक्वार्टर थिएटर कमांड, जहाँ से सिर्फ प्लानिंग और डायरेक्शंस हो, उसको बहुत बड़ा ना किया जाए जिससे कि वो एक रिसोर्स इंटेंसिव हो जाए। अगर हम उसको बहुत बड़ा करते हैं, हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है थिएटर कमांड का, कि फास्टर डिसीजन मेकिंग, लीनर एंड फास्टर डिसेंट्रलाइज एग्जीक्यूशन और रिड्यूस नंबर ऑफ लेयर्स। तो उस तरह से अगर हम उसको थिएटर कमांड को और उसके नीचे का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलप करेंगे, तो हमको इस तरह से डेवलप करना चाहिए जिससे कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्टर हो जाए, और जिससे कि वो जितनी लेयर्स आज हम बोलते हैं, यही डिफरेंस है। जैसे हम देखते हैं सर्विसेज में, एयरफोर्स में सिर्फ 3 एयर हेडक्वार्टर, कमांड और स्क्वाड्रन, जबकि आर्मी में आर्मी हेडक्वार्टर, कमांड, फिर कोर, फिर डिवीजन, फिर ब्रिगेड और फिर, तो जितने लेयर्स होते हैं उतना ही डिसीजन मेकिंग डिफ़िकल्ट होता है और उतना ही फास्ट रिएक्शन होता है। तो इसलिए जो भी करा जाए वो एक ऐसा हो कि इट enables us for a future war, it enables us to take decisions in a much faster manner, and it takes us in a much more data-centric way than human-centric way, where the human is driving the decision, but data is enabling the human. Sir, your So I would say tomorrow's wars can't be fought with yesterday's structures. ये है, तो अगर जो भविष्य में युद्ध लड़ना है तो जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको थोड़ा बदलना ही पड़ेगा। तो आई थिंक वही ये है, और CDS को ऑपरेशनल एम्पावरमेंट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो, अगर वो सिंगल पॉइंट एडवाइस टू द गवर्नमेंट है, सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइस है, और ये पर्पस था CDS का नियुक्ति करने का, तो वो बहुत ज़रूरी है कि उसमें ये वाला ऑपरेशनल एम्पावरमेंट देना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि फिर थिएटर कमांडर्स उनके नीचे आएंगे, और फिर द रोल ऑफ चीफ्स विल बी डिसाइडेड एज इट विल इवॉल्व, क्या करना पड़ेगा। और हमें ये भी चाहिए कि ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग, इन सब में एकता होनी चाहिए, और जहाँ पर भी जितना भी सामंजस्य रहेगा और जितना हम एक साथ मिलकर करेंगे तो वो हम कार्य बेटर कर पाएंगे। वी ट्रेन एज वी फाइट, we fight as we train. So therefore it's very important कि हमें हमारी ट्रेनिंग साथ में हो, और ये नेशनल डिफेंस एकेडमी में तो होता ही है पहले, फिर अभी डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में जॉइंट ट्रेनिंग हो रही है, हाँ, जॉइंट सिंडिकेट्स बन रहे हैं, ऐसे नहीं कि आर्मी नेवी एयरफोर्स के अलग अलग है। अभी जो ट्रेनिंग शुरू हो गई है पिछले 5-6 सालों से, उधर कि जॉइंट सिंडिकेट्स हैं, इसमें एक साथ लड़ते हैं, और जो युद्ध नीति उस समय जो ट्रेनिंग हो रही है वो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में एक साथ हो रही है, क्योंकि उस समय वो मिड लेवल ऑफिसर्स हैं उनके साथ हो रही है। तो इसमें बड़ी, फिर जाके हम नेवल वॉर कॉलेज, एयर वॉर कॉलेज, आर्मी वॉर कॉलेज में जाते हैं, फिर आते हैं जॉइंट कैप्सूल ट्रेनिंग होती है, उधर भी साथ में मिलकर करते हैं। तो इस तरह इसमें ये जो ट्रेनिंग में पूरी तरह से एक साथ हम शुरू करते रहेंगे, तो जो हमारी जो स्पेसिफिसिटी है तीनों सर्विसेज की, वो मिलजुल के हम जॉइंट वॉर फाइटिंग के लिए करेंगे, और ये शुरू हो चुका है। इसको जस्ट ज़्यादा जोर दिया जाएगा थिएटर कमांड्स में। लॉजिस्टिक्स नोड, जॉइंट लॉजिस्टिक नोड्स बन रहे हैं, हमारी लॉजिस्टिक्स एक साथ होगी, वो उसमें से डुप्लिसिटी ऑफ जो है, जो बार बार जो प्रोसेसेस यूज़ होते हैं वो कम हो जाएंगे, पर इसमें समय लगेगा। और हमारा ये ध्येय रहेगा कि ये जब थिएटर कमांड से इम्प्लीमेंट होगा, जो ट्रांजिशन होगा, वो ट्रांजिशन इतना स्मूथ और सीमलेस होना चाहिए कि हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कोई कमतरता नहीं आए। और इसी के लिए जो काम किया जा रहा है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ऑफिस से, कि माइंडसेट पे काम हो रहा है ज़्यादा, क्योंकि अगर माइंडसेट साथ में हो गए, अगर हमारे मन एक साथ जुड़ गए, तो हमारी विजय जरूर, और विजय और सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। और इसके लिए साथ में माइंडसेट काम हो रहा है, कंसेंसस पे बिल्डिंग हो रही है, और इस पिछले 2 सालों में तो जो काम हुआ है उसमें ऐसे हुआ है कि सहमति हो चुकी है तरह तरह के, ये कि वेटरन्स में हैं, चाहे इधर जो सर्विंग पर्सनल है या स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, सभी मिलके सभी ने यही कहा है कि ये प्रोसेस ठीक चल रहा है और ये उचित समय पे ये इम्प्लीमेंटेशन होगा। और उसमें जो भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस हैं वो है, सबको
सोच समझ के उस पर विचार विमर्श हो रहा है, और जो सही देश के लिए होगा और राष्ट्र हित में होगा वही होगा। जी जनरल यादव, ये तो हो गया प्रोसेस और CDS का रोल कैसा होना चाहिए, बट ऑब्वियसली कुछ चैलेंजेस होंगे क्योंकि बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है ये। क्या चैलेंजेस एनविजन करते हैं आप? मेरे हिसाब से अगर हम विजन डॉक्यूमेंट एक अनाउंस करते हैं तो उसके बाद जो हमारे चैलेंजेस होंगे वो तीन लेवल्स पे देखे जा सकते हैं। पहला है ग्राउंड लेवल पे कि एयरमैन, नेवी पर्सनल एंड आर्मी, इन तीनों की रिक्रूटमेंट, इनिशियल ट्रेनिंग, क्या चीज़ कॉमन हो सकती है, क्या चीज़ अलग रखनी पड़ेगी स्पेशलाइजेशन के तौर पे, उस लेवल पे हमें देखना पड़ेगा। और साथ ही में हमें जो HR पॉलिसीज़ हैं, प्रमोशन की, रेट ऑफ पे की, क्लासिफिकेशन की, उन सबको एक बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जब इकट्ठे काम करेंगे तो उसमें डिफरेंस नहीं हो सकता। दूसरा जो हमें चैलेंज आएगा वो ऑफिसर कैटेगरी में आएगा, क्योंकि अभी जो प्रमोशंस हैं या कोर्सेज हैं उन सबको हमें कॉमन करना पड़ेगा। मतलब कुछ कोर्सेज को कॉमन करना पड़ेगा, स्पेशलाइजेशन तो अलग रहेगी, लेकिन उसके अंदर जैसे अभी कुछ ऑफिसर्स का किसी सर्विस में प्रमोशन जल्दी हो रहा है, किसी का बाद में हो रहा है, तो ये सब चीज़ें भी कंपैरिजन में आने का अंदेशा होगा, जिसको हमें पहले से ही आयरन आउट कर देना चाहिए ताकि किसी भी तरह की आपस में सर्विसेज में प्रॉब्लम ना आए। जो अगला है वो मैं पहले ही इलेबरेट कर चुका हूँ कि हमारी जो ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिस्टिक्स हैं और सारा कुछ ये है, इन सब को हम कहाँ कहाँ पर इकट्ठा कर सकते हैं ताकि हमारी इन्वेंट्री कम हो जाए, तो हमारी इंस्टॉलेशंस कम हो जाएं, और जो स्पेसिफिक आइटम्स हैं या स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो हमें अलग ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी टच किया था कि हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। अब नाउ क्योंकि तीनों सर्विसेज एक तरह काम करेंगी, तो थिएटर कमांड के ऊपर का जो हमारा सिस्टम है वो हमें स्ट्रीमलाइन 100% करना पड़ेगा। जैसे अभी कुछ देर पहले बताया, चीफ्स का क्या होगा, CDS का क्या रोल होगा, ये होगा, तो हमें एक अपेक्स बॉडी का गठन करना पड़ेगा। उसमें मेरे हिसाब से कि चीफ्स चाहे वो रेज, ट्रेन और सस्टेन के लिए रहें और या फिर ऑपरेशन उसमें भी रहें, उनकी महत्वता को कम नहीं किया जा सकता। वो रहेंगे और वो इस अपेक्स बॉडी के पार्ट होंगे। अब उसमें हम CDS को चाहे ओवरऑल पावर दे दें, लेकिन CDS भी इन तीनों चीफ्स की एडवाइस को नेगेट नहीं करेगा, वो उसको ऑलवेज कंसिडर करेगा, बिकॉज उनके पास इतना एक्सपीरियंस है और वो ये काम आज तक करते रहे हैं। कल जस्ट बिकॉज उनको एक दूसरा रोल दे रहे हो आप, उनकी महत्वता कम नहीं होगी। तो दिस थिंग हैज़ टू बी देयर। एक सजेशन जो मेरा रहा है कि हम COSC बोलते रहे, चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, अब उसको हमें एक नया नाम दे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि एक नेशनल वॉर सेंटर। नेशनल वॉर सेंटर का जो बॉस है वो CDS हो सकता है, और उसके दायरे में हम सारे सर्विस हेडक्वार्टर IDS और तीनों चीफ्स को ला सकते हैं। उसकी फॉर्मेलिटीज़ और वो डिटेल्स वर्कआउट की जा सकती हैं, लेकिन नेशनल वॉर सेंटर का एक ऊपर की तरफ भी कनेक्ट होना चाहिए, जो हमेशा हम रहे हैं कि हमारा जो मिलिट्री एंगल है वो डिसीजन मेकिंग से अलग रहा है। आज की तारीख में भी CDS इज़ नॉट पार्ट ऑफ द CCS, नॉट पार्ट ऑफ सर्टन अदर थिंग्स। क्यों? क्योंकि उसको ऑन कॉल है, वो बुलाया जा सकता है, लेकिन वो उसमें मेंबर नहीं है, जो कि एक कमी है आज की तारीख में, जो मैं सोचता हूँ कि सरकार को इस पे भी सोचना चाहिए कि पॉलिटिकल सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश्ड है अपने कंट्री में, वो रहेगी, द थिंग विल ऑलवेज बी देयर। तो उस चीज़ को अलग रख के ये जो इनकॉर्पोरेशन की जो चीज़ है वो करनी चाहिए। तो नेशनल वॉर सेंटर के अंदर हम ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर सकते हैं कि जब भी कोई कंटिजेंसी आती है या रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे मीटिंग होनी चाहिए, जिसमें सब
शामिल होने चाहिए। उसके अंदर CCS का भी रेप होना चाहिए, उसके अंदर रक्षा मंत्री भी होना चाहिए, उसके अंदर MHA और जो दूसरी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो सब आनी चाहिए। डिसीजन लो, उसके बाद सबका काम बढ़ जाए और उसके बाद वो अपना अपना सब मिल के काम करे। बिकॉज क्योंकि जैसे हमने कुछ देर पहले बात की थी कि अभी हम सारे डोमेन्स में एक साथ काम कर रहे हैं। फिजिकल लड़ाई से पहले अभी 4.5 साल से हम चाइना के साथ एक तरह से युद्ध में हैं, लेकिन ज़मीन पे तो गोली भी फायर नहीं हुई, लेकिन बहुत कुछ और हुआ। कुछ इकोनॉमिक फील्ड में हुआ, कुछ पॉलिटिकल फील्ड में हुआ, कुछ डिप्लोमेटिक फील्ड में हुआ, कुछ साइबर फील्ड में हुआ। वो भी लड़ाई है, लेकिन उसमें फ़ौज का पार्ट है लेकिन कम है, उसमें दूसरों का पार्ट ज़्यादा था, कंपटीशन। तो ये जो नेशनल वॉर सेंटर है, ये हमें हेल्प करेगा होल ऑफ नेशन अप्रोच अडॉप्ट करने में, कि पूरा नेशन की हायरार्की जो है एक साथ बैठे, अपने काम को समझे, अपना अपना काम करे, एक दूसरे की मदद करे। तो हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन को मॉडिफाई करना या उसको रूप देना थिएटराइजेशन के साथ साथ मैं समझता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। चैलेंजेस की आपने बात करी, तो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ थिएटर कमांड इज टू फाइट और टेक ऑन अ पर्टिकुलर थ्रेट। तो द बिगेस्ट चैलेंज वुड बी दैट we should be ready to fight while we are transitioning from the present system into a theater command system. जैसे कि एडमिरल गवर्मा ने कहा कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी हैम्पर नहीं होनी चाहिए। उसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमारा ये है कि तीनों सर्विसेज का प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, तीनों सर्विसेज का इक्विपमेंट प्रोफाइल, तीनों सर्विसेज के प्रोसीजर्स प्रोसेसेस, दैट इज जिसको हम बोलते हैं टैक्टिक्स टेक्निक्स प्रोसीजर्स, SOPs जो बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, मैनिंग इश्यूज, ये सारे कुछ काफ़ी सारे डिफरेंट हैं। तो इन सब चीज़ों को हमको एक लाइन में लाना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर हमको लड़ाई होती है इस ट्रांजिशन पीरियड में या कोई भी ऑपरेशंस होते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। आजकल के सारे ही ऑपरेशंस नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस, दैट मीन्स तीनों सर्विसेज के नेटवर्क्स एक कंबाइन होके, एकजुट होके एक सिंगल पिक्चर दिखाने चाहिए, जिससे कि वो जो थिएटर कमांडर बैठे हैं वो एक सही डिसीजन ले सके। जी। तो ये सब चीज़ें इस ट्रांजिशन में हमको उतनी ही तेज़ी से करनी होंगी, जिससे कि जिस दिन हम इसको इफेक्ट करें उस दिन ये ऑपरेशनल हो। और अगर इसमें टाइम है और अगर हमको थिएटर कमांड पहले बनाने हैं, तो इसमें जो पाथ है, द वे अहेड टू मेक थिएटर कमांड्स and operationalize them, that should be clearly laid down. That means a plan on how would we conduct operations as the theatre command, as we take 1, 2, 3, 4 steps towards creating theatre command to execute. On challenges, Admiral Gurmade, whatever you would like to add, perhaps with regards to the whole picture or with the maritime domain, whatever you want to say. नो, चुनौतियाँ तो आएंगी जब कोई भी नया स्ट्रक्चर या परिवर्तन लाया जाए, लेकिन उन चुनौतियों को किस तरह से हम डील कर सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए जैसे जन साहब ने बताया, एक विजन डॉक्यूमेंट हो जो मिलजुल के बनाई गई हो और उससे है, तो उस तरह का काम तो ऑलरेडी है, कर रहे हैं। तो उसी को जब मिलजुल के जो भी इश्यूज़ आते हैं और जो चुनौतियाँ आगे आने वाली हैं, उनको देख के टेबल टॉप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। टेबल टॉप एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें सारा कुछ सिमुलेट किया जाता है कि इस तरह की चुनौतियाँ आएंगी और इसमें हम क्या क्या करेंगे, और उस तरह से जो उपाय निकलते हैं फिर उसको अपने हमारे डॉक्यूमेंट में लगाते हैं। तो इस तरह के जो प्रोसेसेस हैं वो चल रहे हैं। तो वो हमें ऐसा विजन तो ज़रूर देंगी जो इसमें के लिए। तो इन चुनौतियों को हम तो मिलजुल के काम करने के लिए, हमने जब भी साथ में काम किया है हमारे को सफलता ज़रूर मिलती है। जी, एडमिरल गुरमारे सर, आपने बताया कि जब भी हम साथ में काम करते हैं वी आर मोर लाइकली टू सक्सीड। तो इसकी स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस क्या हैं थिएटराइजेशन के? थिएटराइजेशन के एक्चुअली हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, क्योंकि ये है कि हमारी जो सोच और हमारा है कि हमें एक दुश्मन के साथ लड़ना है या एक थ्रेट के साथ लड़ना है या एक इवेंट के लिए करना है, तो हम मिलजुल के उस समय करेंगे। हमारे शिप में तो एक ये होता है कि जब भी हम युद्ध में जाते हैं ना, तो उस समय अगर उधर से एनिमी का टॉर्पेडो आ गया तो वो कभी ये नहीं करता कि डिफ्रेंशिएट नहीं करता कि कैप्टन या जो इंजीनियर है उसमें, हाँ, जो है कि अगर टॉर्पेडो लगेगा तो पूरा शिप ही डूबेगा। तो इसी तरह हमें देश की भी
वेर इज लैंड फाइटिंग में होगा कि गोली बंदूक की एक आदमी को लग सकती है, दूसरों को शायद ना लगे, लेकिन हर एक को साथ में लड़ना है, तो इसके लिए किस तरह से हम ये करें। तो ये एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज तो है। मैरीटाइम डोमेन में तो मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस हैं, क्योंकि ये एक थिएटर जब बनेगा तो उससे क्या होगा कि एक डोमेन में मिलजुल के जो भी कार्रवाई होगी, वेदर इट रिलेट्स टू पीस टाइम और वॉर टाइम, इन बोथ वेज इट हेल्प्स। क्योंकि जो एक तो ट्रेड है और हमारे जो भारत के जो इनिशिएटिव्स हैं, जैसे 2015 में प्राइम मिनिस्टर ने सागर दिया था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सो जब एक थिएटर है तो वो ये मैरीटाइम थिएटर, वो सभी जो हमारे नेबरहुड कंट्रीज़ हैं उसमें सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, उसका ध्येय जो है वो आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। सिमिलरली इंडियन पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव है, जो जिसके 7 स्तंभ हैं, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, मैरीटाइम इकोलॉजी, मैरीटाइम रिसोर्सेस, ट्रेड, कैपेसिटी बिल्डिंग, इस पर काम कर रहा है। तो इन सब में ये मैरीटाइम थिएटर एक जो पूरी तरह से केंद्रित करेगा अपना ध्यान केंद्रित, तो वो उसको बहुत ही बढ़ावा मिलेगा। और हमारे जो थ्रेट्स हैं जो मैरीटाइम डोमेन में है वो मोबाइल रहते हैं, वो कोई स्टैटिक नहीं रहते, एंड दे कैन मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन इन टाइम। तो देयरफॉर उस समय एक थिएटर होने का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज रहता है, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी एक थिएटर कमांडर हैं वो पूरे इंडियन ओशन रीजन जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, चाहे हमारे भारत में ग्लोबल एम्बिशंस नहीं है, लेकिन हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, और प्राइमरी एरिया हो या सेकेंडरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो, हिंद महासागर है या फिर साउथ चाइना सी है, हाँ, उस पूरे एरिया में अगर हमें एक्शन और एक स्ट्रैटेजी बनानी है एक कंप्लीट, तो एक थिएटर कमांडर बनाने में ज़्यादा सक्षम रहेगा। और हमें क्या चाहिए, हमें हमारे देश को सशक्त और सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए जो थिएटर कमांड लाएगा एक, ये जो मिलजुल के काम किया जाएगा, तो वो उसके लिए देश के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। एडमिरल गवर्नमेंट, आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट द ह्यूमन एस्पेक्ट। हर कोई भी सर्विसमैन होता है, कोई भी सोल्जर होता है, कोई भी आर्म्ड फोर्सेस का ऑफिसर होता है, तो उसकी सर्विस के प्रति उसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग भावना होती है, स्ट्रॉन्ग अफिलिएशन, स्ट्रॉन्ग ब्रदरहुड, वेरी स्ट्रॉन्ग अफिनिटी। और वो थिएटराइजेशन में जब चेंज होते हैं उसको पता चलता है कि उसका कमांड स्ट्रक्चर ट्रांजिशन कर रहा है, तो क्या वो माइंडसेट आराम से चेंज हो सकता है? और उसमें आपका क्या कहना है? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि हम राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में जब हम गए थे तो सबसे पहले हमारा मोटो था सर्विस बिफोर सेल्फ, हाँ, और उसमें भी वेरी क्लियरली वो क्रेडो दे रहा था कि द नेशन कम्स फर्स्ट, हाँ, देन कम्स द सर्विस एंड देन द सेल्फ। तो ये हमारे ट्रेनिंग में, हमारे माइंडसेट में बड़ी तरह से निहित है। तो यस, everybody will be loyal and faithful to its service, his service. But when it comes to nation, जहाँ पर भी राष्ट्र आ गया, तो वो सबसे पहले बात है, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। तो इसी के लिए ये इंटीग्रेशन और ये थिएटर कमांड्स है, ये डायरेक्शन उसी तरफ है, क्योंकि जहाँ पर हमें क्या करना है, तो ये है कि कुछ ट्रेडिशंस होते हैं हर एक सर्विस के तरह तरह के, और उनको फॉलो करते हैं, पर उनको मोल्ड करना आसान है, और इसी के लिए ये जो कंसेंसस और माइंडसेट पे जो काम हो रहा है, एक साथ मिलके काम करना। और वैसे भी हमारी पोस्टिंग्स होती हैं, अलग अलग होते हैं, क्योंकि हम एक डोमेन में काम कर रहे हैं तो उस तरह के से ज़्यादा फेमिलियर हो जाते हैं, पर लेकिन चेंज करना आसान है। क्योंकि मैं तो ये कहूँगा कि जब भी हमारे राष्ट्र पर कोई आपदा आती है तो हम मिलजुल के काम करते हैं, चाहे, और जो एनडीए में हमें जब हम एक साथ जब ट्रेनिंग करते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स, वो आगे जाके स्टाफ कॉलेज में बिल्डअप होती है, फिर अगर हायर कमांड में बिल्डअप होती है, एनडीसी में भी ऐड होती है, उसको अभी ये है कि ये थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाएगी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड से, और ये ज़रूरत है, क्योंकि 30-40 साल का समय थोड़ा लंबा होता है। उस समय अगर कुछ सर्विस स्पेसिफिक
ट्रेडिशंस ज़्यादा आ जाती हैं या अपने यूनिट स्पेसिफिक आ जाती हैं, तो उनको मिलजुल के साथ में लाना ये कोई कठिन काम नहीं होगा। मैं तो ये कहूँगा कि हमें जितना हमारे देश में जो राष्ट्रीयता है और राष्ट्रहित में काम करने की जो भावना है, हाँ, वो सबसे ज़्यादा सर्वोपरि होगी। इसमें दो एस्पेक्ट है मेरे हिसाब से। मैं बेसिकली एयरफोर्स की बात करूँगा। थिएटर कमांड बनने से और उससे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा। जो एक स्क्वाड्रन है, जो एक स्टेशन है, वो उसका नाम नहीं चेंज होगा, उसका काम भी चेंज नहीं होगा, उसकी हायरार्की भी चेंज नहीं होगी। तो जो लोएस्ट लेवल पे जो काम कर रहा है और जो इंटरमीडिएट लेवल में काम कर रहा है, उसके लिए कोई चेंज नहीं है। उसका मिशन, उसका रोल, उसका ऑब्जेक्टिव, उसकी टास्क, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो जो कामरादरी है वो वैसी की वैसी रहेगी। दूसरा एस्पेक्ट है, हमारी सोसाइटी भी इवॉल्व हो रही है। ओवर द ईयर्स पीपल आर नाउ मोर अंडरस्टैंडिंग, दे आर मोर नॉलेजेबल, दे आर मोर अवेयर। इंटरनेट, सोशल मीडिया हैज़ ब्रॉड मच मोर अवेयरनेस इन पीपल। आज ये सारे के सारे लोग पढ़ रहे हैं कि थिएटर कमांड क्या है, थिएटर कमांड में क्या होगा, तो इनको नॉलेज है। रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विद द लीडरशिप। जितना लीडरशिप अपने सही पॉजिटिव कम्युनिकेशन से इसको आगे बढ़ाएंगे, उतना ही हमको पॉजिटिव रिजल्ट इसका मिलेगा। एंड आई एम श्योर, जो मैंने देखा है अपने फौज सर्विस में पिछले कई सालों में, जितना पॉजिटिविटी मैंने देखी है जॉइंटनेस के लिए, जितना अप्रोचेबिलिटी मैंने देखी है एक दूसरी सर्विस के लिए, आई थिंक देयर विल बी नो चैलेंज ऑन दिस एस्पेक्ट एट लीस्ट। we'll sail through this in is my opinion. That's good to know. Generally, यादव सर। हिंदुस्तानी फौज पूरे देश के लिए, वो देश के कॉज के लिए सेक्रीफाइस करती है। लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तानी फ़ौज इवॉल्व हुई है कि हमने ब्रिटिशर्स के टाइम में उन्होंने कुछ चीज़ें गठन की, उस समय उन्होंने क्लास कॉम्पोजिशन किया, सिख्स, मराठास, पंजाबी, उस चीज़ को हमने अडॉप्ट किया क्योंकि उसमें कुछ स्ट्रेंथ थी। एक ही गांव के लोग, एक ही कम्युनिटी के लोग लड़ाई के मैदान में जोश से काम करते थे और वो आज भी हमारी फ़ौज में शामिल है, ख़ास तौर से आर्मी में, बिकॉज अ क्लास कॉम्पोजिशन रही है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी पॉलिसीज़ में कंटिन्यूसली सुधार हुआ है। मैं थिएटराइजेशन से पहले की बात कर रहा हूँ। हम क्लास कॉम्पोजिशन से हमने डिसीज़न लिया कि हमें हिंदुस्तान की फ़ौज में, जो कि बिल्कुल ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमें किसी ख़ास इलाके के लोग नहीं चाहिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोग चाहिए। तो जो हमारी रिक्रूटमेंट पॉलिसी हमने चेंज की कि क्लास कॉम्पोजिशन से हमने ऑल इंडिया और क्लास रिक्रूटमेंट शुरू की ताकि हमारे सभी प्रदेशों से उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से हिंदुस्तान की फ़ौज में आदमी आए। पहला चेंज। दूसरा चेंज, हमारी कुछ रेजिमेंट्स क्लास कॉम्पोजिशन पे बेस्ड है। जैसे मैं राजपूताना राइफल से हूँ, तो हमारे राजपूताना राइफल्स में सिर्फ जाट्स और राजपूत होते थे, ठीक है। इसी तरह सिख रेजिमेंट में सिर्फ सिख होंगे। इस तरह से काफ़ी रेजिमेंट्स जो रही हैं हिंदुस्तान फ़ौज में, उनका वो कॉम्पोजिशन रहा। लेकिन कुछ साल पहले हमने इस पॉलिसी को भी चेंज किया कि अभी के बाद जितनी भी नई यूनिट्स का गठन होगा वो क्लास कॉम्पोजिशन पे नहीं होगा, वो ऑल इंडिया ऑल क्लास पे होगा। इसका मतलब हमने प्योर रेजिमेंट्स को बनाना बंद कर दिया। लेकिन हमारी जो पुरानी रेजिमेंट्स चली आ रही हैं, क्योंकि हम ट्रेडिशन ओवरनाइट नहीं तोड़ना चाहते, उनका मनोबल नहीं तोड़ना चाहते, इसलिए हमने उस प्रोसेस को शुरू कर दिया है, लेकिन पुरानी वाली चीज़ों को डिमोलिश नहीं किया है। अगला स्टेप, क्योंकि हम 25-30 साल एक रेजिमेंट में काम करते हैं और हम वही यूनिफॉर्म अपने रिटायरमेंट के टाइम तक पहनते थे, तो कर्नल के रैंक के बाद आपका एफिलिएशन ख़त्म हो जाता है रेजिमेंट से, क्योंकि आपने एक बार यूनिट कमांड कर ली, उसके बाद आप स्टाफ या फॉर्मेशन कमांड में चले जाते हो, तो आपका उस रेजिमेंट से कोई मेल मिलाप नहीं है। लेकिन आप उनकी यूनिफॉर्म पहन रहे हो, तो आपका माइंड सेट था कि आप हमेशा अपनी रेजिमेंट की तरफ देखते थे, राजरिफ सबसे आगे होनी चाहिए। उसमें हमारे डिसीजंस में कई बारी फ़र्क पड़ता था
कि शायद आप थोड़ा बहुत रद्दोबदल करके अपनी यूनिट की तरफ देखो। अभी आर्मी ने वो स्टेप भी ले लिया। अभी कर्नल्स तक रेजिमेंटल ड्रेस पहनी जाएगी। जैसे ही आप ब्रिगेडियर बनते हो तो आपका जो रेजिमेंटल था वो ख़त्म हो गया। खत्म। अभी आप अशोका पहनेंगे और बेल्ट वो करेंगे, सिर्फ आपका एक लैंडयार्ड बचा है। तो ये एक स्टेप है कि हम अपनी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी जिसको हम लेके चलते थे उसको एक लेवल के बाद आपने छोड़ देना, बिकॉज नाउ यू आर फॉर द आर्मी, नॉट फॉर राजपूताना राइफल्स। ठीक है, इसी चीज़ को अगर मैं आज आगे लेके चलूँ कि अभी तक तीनों सर्विसेज अपनी अलग अलग काम कर रहे थे, सब अच्छा काम कर रहे थे, मिल के काम कर रहे थे, लेकिन कभी कभी एयरफोर्स ने ये किया, आर्मी ने ये किया, नेवी ने ये किया, वो एक जज्बा रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम थिएटराइजेशन को अडॉप्ट करेंगे, ये जज्बा हमें एक तरह से अगर मैं कहूँ तो इसको मेलो डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि कल को जब तीनों आर्मी नेवी एयरफोर्स मिल के काम करेंगे तो हमारा जज्बा नेशन इंडियन आर्म फोर्सेस का होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी तरफ भी हमें थोड़ा सा अग्रसर होना पड़ेगा कि हम इंडिविजुअलिटी ना देख के, लोअर लेवल पे रहेगा क्योंकि यूनिट वही रहेगी, जैसे आपने बताया स्क्वाड्रन वही रहेगा, शिप वही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम उसको इंटीग्रेट करेंगे हमें उस चीज़ से आगे बढ़ के एक नेशनल अप्रोच पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो चैलेंज तो है, लेकिन कोई इतनी बड़ी मुसीबत नहीं है। जब दुनिया इकट्ठे होकर काम करती है तो कुछ दिनों में वो तालमेल बन जाता है और एक नेशनल स्पिरिट अगर आएगी कि हिंदुस्तान की फौज, इंडियन आर्म फोर्सेस हैव डन दिस और वी वांट टू डू दिस, then that will assist the process of theaterization. एडमिरल घोरमाड़े सर, स्पेशल फोर्सेस से बहुत फैसिनेशन है लोगों को, और लोग तो हीरो वर्शिप करते हैं उनकी, एंड दे आर रियल लाइफ हीरोज। तो वी नो इन द नेवी देयर आर मार्कोस एंड इन द एयरफोर्स गरुड़ एंड देन द पैरा एसएफ। सर, उन पे क्या इम्पैक्ट होगा थिएटराइजेशन का? तो जैसे ये थिएटराइजेशन का शुरू हुआ है 2001 में, सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार कमांड हुआ, 2003 में स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड हुआ, उसके बाद 2019 में 3 एजेंसीज क्रिएट की, डिफेंस साइबर एजेंसी, डिफेंस स्पेस एजेंसीज एंड आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन। नाउ दीज आर फंक्शनल एजेंसीज। एक्चुअली पहले जो चर्चा हो रही थी कि ये 3 कमांड बन जाए, एक स्पेशल ऑपरेशंस कमांड बन जाए और साइबर कमांड और एक ये स्पेस कमांड पर, लेकिन आई थिंक जो उस समय निर्णय लिया गया कि एक फंक्शनल एजेंसी बनाई जाए। तो इसी तरह आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशंस डिवीज़न बनाए, जिसमें इंडियन नेवी के मार्कोस, गरुड़ एयरफोर्स के और पैरा एसएफ शामिल हैं, और ये शुरुआत हो चुकी है। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अभी जिस तरह का वॉरफेयर आगे आ रहा है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर, और जिस तरह की चुनौतियाँ आ रही हैं देश में, जो इंटरनल भी हैं और एक्सटर्नल भी हैं, हर जगह पर वे स्पेशल ऑपरेशंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती हैं, क्योंकि उनके जो कार्य वो करते हैं वो इस जगह पे जाके कार्य करते हैं जहाँ कोई और नहीं जा सकता और जहाँ जोखिम के कार्य होते हैं, और इसलिए उनको बिलवर्ड होना तो बहुत ज़रूरी है। और उनकी जो ट्रेनिंग भी होती है बहुत ही सख्त ट्रेनिंग होती है, और उस ट्रेनिंग में से निकल के वो ऐसे हैं कि जहाँ पर भी जैसे भी ऐसे कार्य होंगे जो कठिन से कठिन होंगे, और इस तरह से हमारे स्पेशल फोर्सेस ने ये कार्य किए हैं। तो ये इतने अच्छी तरह से इनका जो समन्वय हो रहा है, अभी ये मिलजुल के आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीज़न जो डेवलप हो रही है, ये इस जो भी तरह तरह के चुनौतियाँ आएंगी हमारे देश के लिए, चाहे एक्सटर्नली होंगी या इंटरनली होंगी, उनमें ये मिलजुल के करेंगे। तो ये थिएटराइजेशन इनके लिए, ये जो कैपेबिलिटीज़ हैं इनमें बहुत सारी हैं, इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन, कंपैटिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस, इसमें इसकी ट्रेनिंग साथ में हो रही है, और तरह तरह के ऑपरेशन में इसमें बहुत ही अच्छा आगे हम तो देखते हैं इसका भविष्य बहुत अच्छा होगा। Garuds have a very special role in air operations. And so I will not go into the details of what they actually do. But Garuds एक तो जब ट्रेनिंग करते हैं वो पैरासफ के साथ भी करते हैं और मार्कोस के साथ भी करते हैं, और कुछ गरुड्स हैं जो
एफसॉड में भी गए, एयरफोर्स सॉरी आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन। तो इन स्पेशल फोर्सेस के एक तो ट्राई सर्विस रोल होगा और एक सर्विस स्पेसिफिक रोल होगा। तो उसमें थिएटराइजेशन में सबसे बड़ा एडवांटेज मैं जो देखता हूँ कि जो अभी काम हमारे स्पेशल फोर्सेस वाले कर रहे थे वो क्या गरुड़ कर सकते हैं, जो गरुड़ कर रहे थे वो स्पेशल फोर्सेस वाले कर सकते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे को हम एनेबल करेंगे, एक दूसरे का काम सीखेंगे, और जो हमने बोला कि थिएटर कमांड एक एफिशिएंसी लाएगी और एक क्या बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट होना चाहिए थिएटर कमांड का, वो ये हमारे स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो हमको दे सकेंगे। जिससे कि क्या होगा कि कोई भी जो एक स्पेशल टास्क आएगी उसके लिए, जैसे हमारे पास 10 लोग हैं, उस 10 से हम क्या 20 का काम करा सकते हैं। जो आज 10 काम कर रहे हैं, कल को थिएटर कमांड में उसकी एफिशिएंसी बढ़ा के 20 का काम कर सकते हैं। तो जो थिएटर कमांड का जो एडवांटेज हमको मिलेगा वो इस तरह मिलेगा कि जो अभी सर्विस स्पेसिफिक जो अपना अपना रोल कर रहे थे, कल को वो कोई और रोल टेकअप करके और वो एक फोर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट देंगे, और साथ में ही उनकी एबिलिटी बढ़ेगी और साथ में ही एक दूसरे को जानने की और एक दूसरे के साथ काम करने की क्षमता बढ़ेगी। जी सर। जैसा कि नाम है स्पेशल फोर्सेस, इसका मतलब दे आर स्पेशली क्रिएटेड, दे आर स्पेशली अनेबल्ड, दे आर स्पेशली इक्विप्ड। आदमी तो वही है, चाहे वो एयरफोर्स का है, नेवी का है, या एयरफोर्स का, जैसे आर्मी का है। लेकिन उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम हर एक सोल्जर को उतना अनेबल नहीं कर सकते कि वो एक स्पेशलिस्ट लेवल पे पहुंच जाए। जी हाँ। स्पेशलिस्ट फ्रॉम द कॉम्बैट पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज स्पेशलिस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हम अपना EME के बंदे को ट्रेन करते हैं व्हीकल रिपेयर के लिए, हम दूसरे बंदे को ट्रेन करते हैं आर्म्स रिपेयर के लिए, वो भी स्पेशलिस्ट है। लेकिन स्पेशल फोर्सेस का आप जिस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि वो स्पेशल ऑपरेशंस के, राइट। तो हमारे पास जैसे आर्मी के हैं स्पेशल फोर्सेस, अभी हम उनको बोल रहे हैं, तो उनका एक नॉर्मल सोल्जर से हटके क्या है पहले ये समझ लेते हैं। उसकी फिजिकल एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव्ड फिजिकल एफिशिएंसी है एक नॉर्मल सोल्जर से, राइट। इसका मतलब ही कैन एंड्योर मोर, करेक्ट। उसकी जो स्किल सेट है वो एक नॉर्मल सोल्जर से ज़्यादा है। कल को वो पैरा ड्रॉप भी कर सकता है, स्काईडाइविंग भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, तो उसकी स्किल आपने इम्प्रूव कर दी। दूसरा जो पहलू है कि जो उसका जो इक्विपमेंट है दैट इज़ ऑफ अ मोर सुपीरियर नेचर, ठीक है, ताकि वो उनको मोर इफेक्टिव इक्विपमेंट दिया गया है, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है। तो स्पेशल फोर्सेस को तभी एम्प्लॉय किया जाएगा जब एक सिचुएशन हमारे पास आएगी। दैट इज़ वन थिंग। देयर परफॉर्मेंस एज आई हैव सेड विल ऑलवेज बी बेटर। अभी क्योंकि ये रिसोर्स लिमिटेड है, इसलिए इसको हमने अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में भी मार्कोस, गरुड़ और स्पेशल फोर्सेस को हमने अलग रखा है। जैसे पैरा ब्रिगेड अलग है, उसको हमने एम्प्लॉय भी किया है मालदीव्स में एक स्टेज पे। इस तरह पैरा बटालियन को भी कहीं हम अलग एम्प्लॉय करते हैं, तो इनकी एम्प्लॉयमेंट रेस्ट्रिक्टेड रहेगी। और क्योंकि ये एक स्केर्स रिसोर्स है हमारे लिए नहीं, आज की तारीख में US जो कि सब कुछ अफोर्ड कर सकता है शायद, उन्होंने भी स्पेशल फोर्सेस कमांड सेपरेट रखी है। दे हैव नॉट गिवन इट टू नॉर्मल जोग्राफिकल कमांड्स, राइट। जितनी ज़रूरत है उसको उस टाइम पे दी जाएगी। तो इसी तरह जो स्पेशल फोर्सेस डिवीज़न क्रिएट की गई है वो डिवीज़न है कि इन सबको इकट्ठा कर दो ताकि ये दे ट्रेन एंड इक्विप टुगेदर, और उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर इनको दिया जाए। थिएटराइजेशन में भी ये तीनों को मर्ज किया जाएगा मेरे हिसाब से, लेकिन क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी डिफरेंट फील्ड में है, ठीक है, मार्कोस की मैरीटाइम एनवायरनमेंट में है, गरुड़ की उनके एनवायरनमेंट में है स्पेशल फोर्सेस, लेकिन हो सकता है कल को तीनों को एक साथ भी डिप्लॉय करना पड़े कहीं। सो दैट इज़ हाउ आई फील कि इनका अभी जो हमने स्पेशल फोर्सेस डिवीज़न बनाया, जैसे कि अभी जिक्र किया कि डिफेंस साइबर एजेंसी बनाई है, डिफेंस स्पेस एजेंसी बनाई है, क्योंकि आज की तारीख में हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम उसको कमांड का रूप दे सकें, लेकिन दिस इज़ द स्टार्ट पॉइंट। हो सकता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब इंडियन आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी बढ़ेगी
और हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी तो हो सकता है यही चीज़ें कमांड के रूप में उभर के आए आगे चल के, लेकिन द सीड हैज़ बीन सोन एंड द रिक्वायरमेंट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड. जी. दैट्स व्हाट आई से. With that, I'll end this podcast and this conversation. It is a great privilege to be speaking to three distinguished officers, all decorated, all highly knowledgeable, and coming together. In fact, the fact that this was actually happening, this has happened, is actually a testament to the whole idea, I think, that jointness exists. And so that you have proven. Thank you very much for coming. And it's a great privilege, everyone. Thank you.